Students, myself Poonam Jais. In the previous lecture, you have already discussed and studied about the joint disorder, two disease, rheumatoid arthritis, and other one is gout. And our last topic of joint disorder is osteoporosis. And in today's lecture, we will going to discuss about the osteoporosis पैथोफिजियोलॉजी. क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस पैथोफिजियोलॉजी. तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस, गाउट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ना, तीनों की तीनों जो हमारी डिजीज है ये क्या है? सिमिलर डिजीज है, जस्ट डिफर इन द लिटिल बिट डिफरेंस इन द पैथोफिजियोलॉजी. ठीक है, तीनों ही डिजीज किसकी है? हमारी जॉइंट डिसऑर्डर की डिजीज है. तो हम स्टार्ट करें आज ऑस्टियोपोरोसिस पैथो. आपका ने क्या किया है? इससे पहले रूमेटॉइड आर्थराइटिस को भी हमने डिस्कस किया हुआ है और गाउट को भी. अच्छा, उसके अंदर क्या डिफरेंस था रूमेटॉइड आर्थराइटिस में और गाउट में? लिटिल बिट ये डिफरेंस था कि जो हमारी गाउट थी उसके अंदर क्या हो रहा था? सोडियम यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट हो रहे थे. कहाँ पे? हमारे साइनोवियल फ्लूइड के अंदर, जॉइंट्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो रहा था? हमें पेन हो रहा था, है ना. रूमेटॉइड आर्थराइटिस अदर वन डिजीज, सेकेंड डिजीज. ठीक है, जिसके अंदर हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर उसको डिस्कस कर चुके हैं. उसके अंदर हमने क्या स्टडी की थी कि जो हमारी रूमेटॉइड आर्थराइटिस थी उसके अंदर क्या होता था? हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था. सेल्फ की बॉडी सेल्फ के अगेंस्ट में क्या बना रही थी? एंटीबॉडी. साइनोवियल मेम्ब्रेन को वो क्या कर रही थी? वहां पे डेस्ट्रॉय, है ना. डेस्ट्रॉय होने से वहां पे क्या हुआ था? हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हुई थी, साइनोवाइटिस प्रोसेस हुई थी. अदर वन क्या था? वहां पे क्या? ट्यूमर लाइक मास फॉर्मेशन थी. हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. ठीक है, तो पेनिस की फॉर्मेशन हुई थी. तो उसकी वजह से हमें क्या हुआ था कि हमारी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन थी वो डैमेज होती गई, इन्फ्लेमेशन होता हुआ पेन हुआ, है ना. लिटिल बिट डिफरेंस था पैथो में. साइन सिम्टम्स वगैरह ऑलमोस्ट सिमिलर थे. अब हम करने जा रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस. तो अब देखो, ऑस्टियो नाम से ही क्या पता चला? ऑस्टियो. ऑस्टियोपोर्स किसको डिनोट करता है? बोन को, है ना. ऑस्टियोलॉजी क्या होती है? स्टडी बोन, है ना. तो क्या है? ऑस्टियो वर्ड हमारा रिलेट करता है बोन से. पोरोसिस का मतलब यहाँ पे है डिक्लाइन होना किसी भी चीज का, डिक्रीज होना बोन डेंसिटी को. तो अब जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये वर्ड किससे रिलेटेड है? हमारा बोन से. तो ये डिसऑर्डर किसका है? बोन एंड जॉइंट्स का, है ना. अब देखो, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? इज ए डिजीज वेयर इंक्रीज बोन वीकनेस. एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर क्या हुआ है? हमारी बोन की वीकनेस इंक्रीज हुई है. इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ब्रोकन बोन. अगर हमारी बोन है उसके अंदर वीकनेस बढ़ रही है, बोन में वीकनेस हुई तो मतलब वहां पे क्या हुआ? उसको फ्रैक्चर होने के चांसेस रहेंगे. बोन हमारी ब्रोकअप होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे. ठीक है, तो हम इसको डेफिनेशन कैसे देंगे? ऑस्टियोपोरोसिस को कैसे डिफाइन करेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली है क्या है? हमने बोला ये क्या है? तो बोन का डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या हुआ? हमारी बोन वीकनेस इंक्रीज हुई है. बोन वीकनेस इंक्रीज हुई है तो ब्रोकन बोन का रिस्क बढ़ा है. तो मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं? प्रोग्रेसिव सिस्टेमिक स्केलेटल डिजीज. क्या है ये? स्केलेटल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बोन से रिलेटेड है. ठीक है, प्रोग्रेसिव सिस्टेमिक स्केलेटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय लो बोन मास. लो बोन मास या फिर लो बोन डेंसिटी. ठीक है, बोन मास या फिर लो बोन डेंसिटी. क्या बोल रहे हैं हम? ये सिस्टेमिक स्केलेटल डिसऑर्डर है जिसको हमने कैरेक्टराइज किया है लो बोन मास से और क्या है? लो बोन डेंसिटी. इसकी वजह से क्या है? एंड ए कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन चांसेज ऑफ फ्रैक्चर, है ना. अगर उसकी बोन मास कम हो रहा है, बोन डेंसिटी उसकी डिक्रीज हुई है तो क्या रहेगा? उसका बोन फ्रैक्चर होने के चांसेज इंक्रीज हो गए. बेसिकली हमें ये समझ आया कि ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर बोन की वीकनेस बढ़ी है. बोन वीकनेस बढ़ी है उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी बोन की डेंसिटी कम हुई है. बोन डेंसिटी कम हुई है तो बोन की फ्रैक्चर होने के जो चांसेज है, ब्रोकअप होने के जो चांसेज है वो इंक्रीज हुए हैं. ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स.
हमने डेफिनेशन देखी है ऑस्टियोपोरोसिस की कि क्या डेफिनेशन है। अब हम देख रहे हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स कि क्या साइन एंड सिम्टम्स है ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर। बैक पेन, जो हमारा पेशेंट है पर्सन है उसको क्या प्रॉब्लम रहेगी, बैक पेन होगा। पेन इन फोर आर्म एंड हिप बोन, उसको फोर आर्म में हिप बोन के अंदर क्या होगा, पेन होगा। फ्रैक्चर ऑफ वर्टेब्रा एंड रिस्ट हिप, ये क्या बोल रहे हैं कि जो फ्रैक्चर है वर्टेब्रा बैक बोन का, रिस्ट बोन का, हिप बोन का, वो उसके चांसेस क्या रहेंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। फ्रैक्चर ज्यादा रहेगा उसको फ्रैक्चर होने की प्रॉब्लम्स हो सकती है। वर्टेब्रा में प्रॉब्लम आएगी तो उसकी बैक पेन भी होगा उसको, है ना। ये पेशेंट की क्या है नॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। ये देखो ये क्या है, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है हमारे। इटियो का मीन्स किसी भी चीज का क्या रीजन है। अगर हम बोल रहे हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस हुई है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं उस पेशेंट को, किसी पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस होने के, है ना। बेसिकली देखो दो चीज हो सकती है, इम्बैलेंस बिटवीन द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड रिजॉर्प्शन। अब यहाँ पे बॉन्ड जो रिजॉर्प्शन है इससे मतलब क्या है, बॉन्ड का डिक्लाइन होना, है ना। बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड का बनना, बॉन्ड रिजॉर्प्शन बॉन्ड का डिक्लाइन होना, वीकनेस होना, उसका बॉन्ड का टूटना, वो क्या है, बॉन्ड रिजॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी के अंदर अल्टीमेट दो प्रोसेस होती है ना। एक है बॉन्ड की फॉर्मेशन, दूसरी है बॉन्ड की डिक्लाइन, बॉन्ड का रिजॉर्प्शन, जिसके अंदर बॉन्ड का जो हमारा कैल्शियम है, विटामिन डी की वैल्यू है, वो डिक्लाइन होती रहेगी और बॉन्ड हमारी क्या करती रहेगी, वीक होती रहेगी, है ना। अब बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉडी के अंदर बेसिकली 2 सेल्स है हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। कौन सी सेल है ये देखना, ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ठीक है। और जो बॉन्ड रिजॉर्प्शन है इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है सेल, दिस इज ऑस्टियोक्लास्ट। देखो डिफरेंस क्या है, क्लास्ट एंड ब्लास्ट, जस्ट ए लिटिल बिट डिफरेंस, क्लास्ट एंड ब्लास्ट। जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, जो हमारी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए सेल इन्वॉल्व है बॉडी के अंदर, वो है हमारी ऑस्टियोब्लास्ट, एंड जो बॉन्ड रिजॉर्प्शन के लिए इन्वॉल्व है वो है हमारी ऑस्टियोक्लास्ट। अब इम्बैलेंस, अगर हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि बॉन्ड फॉर्मेशन में, बॉन्ड रिजॉर्प्शन में दोनों के अंदर इम्बैलेंस आया, तो हमने क्या बोला कि क्या हुआ, यहाँ पे हमें सेम फैक्टर रहा कि वो भी एक रीजन हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस होने का, है ना। अदर वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं, सच है ऑस्टियोब्लास्ट है, ये कौन सी सेल मैंने बोला कि जो कि बॉन्ड को फॉर्मेशन कर रही है, जो कि बॉन्ड को क्या कर रही है, फॉर्म कर रही है, जो बॉन्ड को इंक्रीज कर रही है ना, वो कौन होगी, हमारी ऑस्टियोब्लास्ट सेल। अगर मैं बोल रही हूँ ये है हमारी ऑस्टियोक्लास्ट सेल, जो क्या कर रही है, बॉन्ड को डिक्रीज कर रही है, बॉन्ड डेंसिटी को जो कम करेगी, वो कौन सी सेल है, हमारी ऑस्टियोक्लास्ट सेल, है ना। डेंसिटी जो कम कर रही है, और जो बॉन्ड की डेंसिटी को इंक्रीज करेगी कौन है, ऑस्टियोब्लास्ट, इंक्रीज बॉन्ड डेंसिटी, है ना। ठीक है, जो बॉन्ड की डेंसिटी को इंक्रीज करेगी। अब हम अगर बोले कि जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल है उसका कन्वर्जन हो जाए ऑस्टियोक्लास्ट में, या फिर जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल है वो कम हो जाए और ऑस्टियोक्लास्ट का लेवल या कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाए, तो मतलब अगर ऑस्टियोब्लास्ट हमारी कम हुई तो बॉन्ड की फॉर्मेशन कम हुई, अल्टीमेट बॉन्ड डेंसिटी कम हुई। ऑस्टियोक्लास्ट अगर हमारी बढ़ी तो बॉन्ड डेंसिटी कम हुई, बॉन्ड की डिक्लाइन ज्यादा हुआ, रिजॉर्प्शन ज्यादा हुआ, है ना। एक ये रीजन हो सकते हैं। अदर फैक्टर्स हम क्या क्या बोल सकते हैं, एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, अगर हमारा थायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो गया तब भी हमें हो सकता है। बॉडी वेट कम है, मैलिग्नेंसीज, ट्यूमर है, उसको किसी पर्सन को ट्यूमर है तो उसको ज्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है। बॉन्ड रिजॉर्प्शन ऑलरेडी उसके अंदर बॉन्ड वीकनेस है पहले से ही, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज्यादा रहेंगे, है ना। दूसरा बॉन मास, ग्रोथ होती है जब बच्चे की तो क्या होता है, बॉन्ड भी तो उसकी स्ट्रेंथ होती है ना, स्ट्रेंथ बनती है बच्चे की, ग्रो करता है, उसकी बॉन्ड बढ़ती है। अगर वहीं पे ग्रोथ के टाइम की वीकनेस है बच्चे के अंदर तो उसको क्या रहेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी।
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल कम है तब भी उसको चांसेस है कि उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। या फिर वो क्या है, माल न्यूट्रिशन है, प्रॉपर डाइट नहीं है मतलब पर्सन के पास, पेशेंट के पास, तब भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है ना। और भी अदर रीजन है, हार्मोनल है फैक्टर, कुछ हिस्ट्रिकल है जैसे कि किसी को एज के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग भी है इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, कुछ डिसऑर्डर्स सच एज किसी को हार्ट डिसऑर्डर है, किडनी डिसऑर्डर्स है ना। ये सब डिसऑर्डर्स के पर्सन को भी जो ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस है वो क्या है, ज्यादा है। अब हम इसकी क्या करते हैं, पैथोजेनेसिस देखते हैं, पैथोफिजियोलॉजी मैकेनिज्म देखते हैं। इसको फोकस करें, पैथोफिजियोलॉजी मैकेनिज्म कैसे हुआ है। कि हम बोले जो ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है उसके रीजंस तो हमने देख लिए कि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसकी पैथो देख रहे हैं कि अगर किसी पर्सन को ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है तो वो किस मैकेनिज्म के थ्रू, कौन से मैकेनिज्म के थ्रू फॉलो करेगा वो ऑस्टियोपोरोसिस प्रोसेस को, है ना। ठीक है, चलो हम अभी कर लेते हैं ऑस्टियोपोरोसिस प्रोसेस की पैथो। इसके अंदर देखो, हमने देखा यहाँ पे पैराथायरॉइड ग्लैंड। अब आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हो एचईपी के अंदर पैराथायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, ये सब लोकेशन पढ़ी थी। जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, थायरॉइड ग्लैंड के बैक में, एंटीरियर ऑफ द नेक। ये क्या करती है पैराथायरॉइड ग्लैंड, बेसिकली पीटीएच हार्मोन को सीक्रेट आउट करती है, रिलीज करती है। पीटीएच क्या है, पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या करती है, पीटीएच हार्मोन को रिलीज आउट करती है, सीक्रेट आउट करती है। बेहतर देखो, जो पीटीएच है वो कब किस कंडीशन में रिलीज होगा, जैसे ही हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड डिटेक्शन करेगी ब्लड के अंदर कि जो हमारा कैल्शियम है, इस कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर डिक्लाइन हुआ है, डिक्रीज हुआ है। उसने क्या किया, फिर पैराथायरॉइड ग्लैंड ने उसको डिटेक्ट किया कि कैल्शियम का जो लेवल था ब्लड के अंदर वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है ना। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज कैल्शियम लेवल इनटू द ब्लड रिलीज आउट पैराथायरॉइड हार्मोन, एंड दिस पैराथायरॉइड हार्मोन स्टिमुलेट रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम या रिलीज ऑफ कैल्शियम इनटू द सीरम। देखो, जो पैराथायरॉइड हार्मोन है ये क्या करता है, बोन के अंदर, किडनी के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विटामिन D3 इसकी जो प्रोडक्शन है उसको क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। पैराथायरॉइड हार्मोन का क्या फंक्शन है, बोन में, किडनी में, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में विटामिन जो D3 है, विटामिन D है, उसको सिंथेसाइज करता है, उसकी फॉर्मेशन को इनहांस करता है। जैसे ही पैराथायरॉइड हार्मोन हमारा रिलीज हुआ पीटीएच, है ना, इसने क्या किया, देखो ये हमारा लीवर है, लीवर के अंदर जो विटामिन D है हमारा, ये क्या है, नॉर्मल विटामिन D फॉर्म है। इसी का विटामिन D3 क्या है, कॉन्स्टिट्यूट है, जो कि अब्जॉर्प्शन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर ब्लड के अंदर। अब क्या करेगा पीटीएच, लीवर पे विटामिन D को कन्वर्ट करेगा कैल्सीडायोल में, किसमें, जूम आउट, कैल्सीडायोल। लीवर क्या करेगा, विटामिन D को, यहाँ पे जो हमारा विटामिन D आपको दिख रहा है, इस विटामिन D को, सबको पता है कि विटामिन D एंड कैल्शियम इज बेनिफिशियल या इसेंशियल फॉर द बोन फॉर्मेशन, है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं, जो लीवर है ये ऑर्गन है, इस लीवर के अंदर विटामिन D क्या करेगा, कन्वर्ट होगा कैल्सीडायोल के अंदर, एंड इन द किडनी कैल्सीडायोल इज कन्वर्टेड इनटू द कैल्सीट्रायल, also known as vitamin D3 in GPET. For GPET point of view this is important कि जो कैल्सीट्रायोल है also known as vitamin D3, है ना। क्या है, another name for the vitamin D3 is calcitriol, and in the small intestine absorb increase calcium level into the serum। ये क्या था, हमारा एक नॉर्मल प्रोसीजर था पैराथायरॉइड ग्लैंड का, बट हम बोल रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस की पैथो। अब हम बोल रहे थे ना कि ऑस्टियोब्लास्ट की कंसंट्रेशन कम हो सकती है, ऑस्टियोक्लास्ट की कंसंट्रेशन बढ़ सकती है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि जो ये पैराथायरॉइड, वैसे तो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म फॉलो अप करते हैं, बट अगर यहाँ पे रिलीज हो रहा है ऑस्टियोपोरोसिस के उसमें, तो ये क्या कर रहा है, डिटेक्शन से, वैसे तो इसने कैल्शियम को ब्लड में बढ़ाना था, नॉर्मल पीटीएच का काम है। अगर हम बोलें कि जो पीटीएच का लेवल है वो इंक्रीज हो गया है,
ज्यादा इंक्रीज हुआ तो इसने ज्यादा कैल्शियम हमारी ब्लड के अंदर कर दी। बोन के अंदर क्या हुआ, बोन से लिए है ना इसने, यहाँ पे बोन को कैल्शियम चाहिए थी, विटामिन D3 थी, है ना। जो बोन है उस बोन को अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, फॉर्मेशन के लिए ऑस्टियोब्लास्ट को कैल्शियम की, विटामिन D की नीड थी। बट पीटीएच अगर हमारा इंक्रीज हुआ ज्यादा अमाउंट में, तो ये पीटीएच क्या करेगा, इसको तो क्या करना था, ब्लड में कैल्शियम देना था। ये तो सारा का सारा कैल्शियम जो बोन के पास था उसको उठा के इसने कैल्शियम को किसको दे दिया, ब्लड को, ठीक है, ब्लड या फिर सीरम। यहाँ पे तो नीड नहीं थी, बट इसने पीटीएच का काम ही यही है कि पीटीएच ने यहीं पे देना। अगर ये ज्यादा लीज हुआ तो इसने यहाँ दे दिया, मतलब बोन से क्या हो गया, कैल्शियम का रिजॉर्प्शन, बोन वीकनेस हुई, बोन वीकनेस हुई तो फ्रैक्चर के चांसेस हो गए, ऑस्टियोपोरोसिस होगी, है ना। ये फॉलोअप था मैकेनिज्म। अच्छा, अनदर वन मैकेनिज्म ये है सेकंड मैकेनिज्म, RANKL। ये क्या है हमारा, एक ऐसा जीन लिंक्ड रिसेप्टर प्रोटीन है कुछ, रैंकल क्या है, रिसेप्टर एक्टिवेटेड न्यूक्लियर रिसेप्टर ऑफ कापा बी लिगेंड। क्या है ये, रिसेप्टर एक्टिवेटर ऑफ न्यूक्लियर रिसेप्टर कापा बी लिगेंड। ये क्या करेगा इसके थ्रू, रैंकल कि क्या करेगा इसका ना, मतलब ऐसे नॉर्मल वो नहीं है, ये क्या करेगा, जो हमारी ऑस्टियोब्लास्ट थी, ऑस्टियोब्लास्ट सेल का क्या काम था, बॉन्ड डेंसिटी को इंक्रीज करना, बोन को फॉर्मेशन को इनहांस करना, है ना। ये क्या करेगा, ये वाला जो हमारा रिसेप्टर है रैंकल कापा बी लिगेंड, जो ये जिंक लिंक्ड है हमारा प्रोटीन, इसके थ्रू जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल है वो कन्वर्ट होगी किसमें, ऑस्टियोक्लास्ट सेल के अंदर, है ना। जो हमारा रैंकल है, कापा बी है, इसके थ्रू हमारी क्या हुई, सेल जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो कन्वर्ट हुई ऑस्टियोक्लास्ट में। अगर ऑस्टियोक्लास्ट हमारी ज्यादा बढ़ गई तो मतलब क्या होगा, कैल्शियम का लेवल बोन से रिलीज आउट, कैल्शियम बाहर आता रहेगा, कैल्शियम बाहर आया, विटामिन D3 बाहर आया, बोन की डेंसिटी कहाँ गई, डिक्लाइन, बोन का मास डिक्लाइन, बोन वीकनेस इंक्रीज, फ्रैक्चर चांसेस इंक्रीज, ऑस्टियोपोरोसिस इंक्रीज, है ना। सेम प्रोसीजर हो गया। अगर हमने सिर्फ इतना सा, ये इसका बुक में बहुत लेंथी दी होगी, यही चीज आपको समझ भी नहीं आएगी। जस्ट इस रिसेप्टर का इतना सा काम है, ये क्या करता है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल को कन्वर्ट इनटू ऑस्टियोक्लास्ट सेल, एंड ऑस्टियोक्लास्ट सेल इंक्रीज द चांसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस बाय इंक्रीजिंग बॉन्ड रिजॉर्प्शन, इंक्रीजिंग कैल्शियम डिक्रीज लेवल एंड विटामिन D3 डिक्रीज, विटामिन D3 डिक्लाइन। ठीक है, ये दो प्रोसीजर हमारे क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस के पैथोफिजियोलॉजी के। अदर वन फैक्टर्स भी है इसके अंदर, ड्रग इंड्यूस्ड। जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो ड्रग से भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग्स ले रहे हो, कुछ ऐसी है जैसे कि ये है हमारा पेंटोप्राजोल है, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग है ना, पेंटोप्राजोल। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, पेंटोप्राजोल, ठीक है। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, ये वाली ड्रग है। एक एंटीकोगुलेंट ड्रग है वारफेरिन, ये वाली ड्रग भी क्या करती है, हमारी चांसेस है जो हमारे ऑस्टियोपोरोसिस के वो इनहांस करती है ना। अच्छा, कुछ ड्रग्स है हमारी, जैसे मैंने बताया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग्स होगी, है ना, ये भी इंक्रीज करती है हमारी। अच्छा, कुछ रिप्लेसमेंट थेरेपी एंटी एपिलेप्टिक्स है, जैसे बार्बिटोर्स है ना, बेंजोडाइजेपिन्स है। ये सारी ड्रग भी क्या करती है, हमारी ऑस्टियोपोरोसिस के जो चांसेस है उसको इंक्रीज करती है। तो हमने क्या करा, डेफिनेशंस कर ली, साइन सिम्टम्स देख लिए, पैथो देख ली। पैथो के बेसिकली दो मैकेनिज्म देखे, एक पीटीएच हार्मोन का रोल एंड अनदर वन इज रैंकल जिन का रोल। कुछ हमने इटियोलॉजिकल फैक्टर्स देख लिए, इसके अंदर बेसिक एक ही रीजन है, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट का जो मतलब दोनों का इम्बैलेंस है। बाकी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स आप पढ़ ही लोगे। तो इजी था टॉपिक बहुत ही, ठीक है। होप्स आपको ये समझ आया हो। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। नोट्स में वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक्स में भी प्रोवाइड करूंगी। जो पहले आपने 2 लेक्चर्स सुने होंगे, इससे पहले रूमेटॉइड आर्थराइटिस के एंगाउंट का, उसके भी अभी प्रोवाइड कर दूंगी आपको वीडियो लेक्चर्स के अंदर, डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर में नोट्स। ठीक है, थैंक यू।